तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योग्राफी मेजर पेपर के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट के एग्जाम 7 मई 2026 को होने वाला है उनके लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर से हैं और उनका मेजर पेपर में क्या ज्योग्राफी पेपर है, क्या है मेजर पेपर में, क्या है ज्योग्राफी पेपर है, ठीक है। और सेमेस्टर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में फर्स्ट सेमेस्टर का बात किया गया इन्फॉर्मेशन जो 2024 से नहीं 2025 से 26 वाला लेटेस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो में बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि लेटेस्ट वाला क्वेश्चन कराने में कुछ ही अलग अंदाज होता है, ठीक है। तो चलिए, जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम 7 मई का उनके लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, तो जरूर फटाफट वीडियो को देखें और 7 मई वाला पेपर में वोट कराएं। इससे हम लोग पहले वाले वीडियो में हम लोग सेशन ये का जितने भी 10 क्वेश्चन को कराए हैं, जो कि वो भी वेरी इंपॉर्टेंट वाला वीडियो था, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग कराएंगे 15 अंक वाले क्वेश्चन पेपर के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे फटाफट 15 अंक के क्वेश्चन को और एक एक करके उत्तर को भी देखने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग फटाफट प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल के उत्तर पर प्रश्न के उत्तर पर आएंगे, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सेक्शन बी यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप होगा, ठीक है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए और प्रत्येक लघु उत्तरीय में 15 अंक का होगा, यानी जो हर एक अंक होगा हमारा 15, एक प्रश्न जो है हमारा 15 अंक का, ठीक है। तो किन्हीं 2 प्रश्न का ही आप लोग को उत्तर देना, लेकिन अब का पेपर में जो होगा कुल आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे और कुल आपको कितना प्रश्न का उत्तर देना है, तो 4 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन आज की वीडियो हम लोग सभी प्रश्न का उत्तर देंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर लंबा हो तो वीडियो को छोड़कर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारा अपक्षय को परिभाषित करें और अपक्षय के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करना है। क्या है? अपक्षय को परिभाषित करें और अपक्षय का क्या विभिन्न प्रकारों पर क्या करना है, चर्चा करना है, ठीक है। जबकि तीसरा प्रश्न है हमारा कि विस्फोट विधि और विस्फोट की अवधि आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों की व्याख्या करें, यानी विस्फोट की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के क्या करना है, प्रकारों की क्या करना है, व्याख्या करना है। चौथा प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न है हमारा कि महासागरीय धाराओं का निर्माण के लिए जिम्मेदार कारकों और विस्तार के व्याख्या करें, यानी कि विस्तार से व्याख्या करें, यानी जो महासागरीय धाराओं का जो निर्माण के लिए जो जिम्मेदार कारकों हैं उसके विस्तार का क्या करना है, व्याख्या करना है। अब हम लोग अगले प्रश्न, 5वां प्रश्न है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का भूवैज्ञानिक काल क्या है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में इतिहास में भूवैज्ञानिक काल क्या है। देखिए आज के वीडियो में 1 से हम लोग 5 तक करेंगे। प्रश्न कुछ भी रहे आप लोग नंबर पर नहीं जाएगा, क्योंकि ये नंबर जो आपका 10 नंबर में पूछा गया सवाल है और 5 अंक में भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो आज को हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक आने कुल हम लोग 5 प्रश्न को देखने वाले हैं। इससे अगले वाले वीडियो में सेक्शन सी को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को देख लिया, अब हम लोग उत्तर को देखते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न क्या था, अपक्षय था और अपक्षय के प्रकारों का प्रमुख व्याख्या करना था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपक्षय, हम लोग सरल भाषा में समझते हैं कि अपक्षय हमारा क्या है। अपक्षय शब्द का अर्थ है आमतौर पर जो कभी छीन या नष्ट हो और अविनाश या स्वशस्त हो, जो हिंदी के विशेष रूप में भूगोल और वैज्ञानिक के संदर्भ में यानी विज्ञान के संबंध में एक महत्वपूर्ण तकनीक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपक्षय कहा जाता है। क्या कहते हैं, अपक्षय कहा जाता है, ठीक है। अपक्षय की बात करें तो अपक्षय की परिभाषा है हमारा, अपक्षय वह भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूदा कुछ चट्टानें, मिट्टी और खनिज का अपने ही स्थान पर भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के कारण टूट फूट का विघटन या अवघटन होता है, वो हमारा अपक्षय का क्या है, एक परिभाषा है। अब देखते हैं हम लोग अपक्षय का प्रकार के बारे में। तो अपक्षय के विभिन्न प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वेथरिंग, ठीक है, वेथरिंग, ठीक है। चट्टानों का टूटने के कारण के आधार पर अपक्षय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है हम लोग देखते हैं। पहला जो है हमारा भौतिक आंतरिक अपक्षय। क्या है, भौतिक आंतरिक अपक्षय। देखते हैं कि इस प्रक्रिया में चट्टानों का टूटना बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के आंतरिक बलों के द्वारा होता है। इसमें चट्टानों छोटे छोटे टुकड़ों में भी टूट जाती है। इसमें क्या होता है, चट्टानों छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जबकि तापमान में परिवर्तन यानी दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में अत्यधिक ठंडा के चट्टानों को फैलाव और संकुचन होता है, जिससे वे टूट जाती है। क्या होता है, जिससे वे क्या होते हैं, टूट जाती है। अब आ जाता है हमारा पानी का जमना, यानी चट्टानों की दर्रारों में पानी जमाने या आयतन को बढ़ाता है, जिससे दर्रारें क्या होती है, चौड़ी हो जाती है और चट्टानों टूट जाती है। क्या होती है, चट्टानों क्या होती है, टूट जाती है। अब हम लोग देखते हैं दबाव की कमी में, दबाव में कमी आती है, यानी ऊपर के चट्टानों हट जाने के लिए
चट्टानों की दबाव में कमा होता है यानी कम होता है, और जिससे क्या होता है फैल कर वह क्या होती है टूट जाती है। ये हमारा रहा भौतिक भौतिक अपक्षय के कुछ प्रमुख पॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं कि अगला हमारा अपक्षय का क्या प्रकार है। अगला प्रकार है हमारा रासायनिक अपक्षय। क्या है? रासायनिक अपक्षय। यह प्रक्रिया तब होती है जब चट्टानों के खनिजों में रासायनिक बदलाव आते हैं, जिससे चट्टान कमजोर होकर क्या होते हैं विघटित हो जाती है। पहला आ जाएगा ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ खनिज जैसे लोहे की प्रतिक्रिया से चट्टानों कमजोर हो जाती है। क्या होती है? इससे चट्टानें कमजोर हो जाती है। अब आता है कार्बोनेशन। क्या होता है कार्बोनेशन? वर्षा जल में घुली कार्बन हाइड्रोक्साइड चट्टानों जैसे चूना पत्थर से प्रतिक्रिया करके उन्हें क्या होती है घोल देती है। अब आता है जल योजन, यानी चट्टानों पानी सोख कर फूल जाती है, और जिससे क्या जिससे अपनी क्या होती है संरचना टूट जाती है। ये रहा कुछ रासायनिक अपक्षय का प्रमुख पॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रकार क्या है। अगला प्रकार है हमारा जैविक अपक्षय क्या है। तो देखिए अब अगला प्रकार क्या है हमारा जैविक अपक्षय। तो आपको कुल कितना हो गया? तो आपका हो गया भौतिक अपक्षय, दूसरा हो गया रासायनिक अपक्षय, तीसरा हो गया जैविक अपक्षय। तो अपक्षय के कुल कितने प्रकार हो गए? 3। ठीक है, तो तीनों को हम लोग डिटेल से देख लें। हमारा लास्ट अपक्षय जो बचा वो हमारा जैविक अपक्षय बचा है, यानी यह जीवित प्राणियों, पेड़ पौधे, जानवरों और मनुष्य द्वारा किए जाने वाले अपक्षय की प्रक्रिया है। यानी पेड़ पौधे यानी पेड़ों की जड़ों चट्टानों की दरारों में प्रवेश कर जाती है तो फाड़ देती है। क्या होती है? उन्हें फाड़ देती है। ठीक है, जीव जंतु की बात करें तो केचुआ, चूहे, चींटियां, केचुआ, चूहे और चींटियां की बात करें तो मिट्टी खोदकर चट्टानों को क्या करती है? तो कमजोर करती है। जबकि मानव की बात करें तो मानव कृषि का खनन करता है और निर्माण कार्यों के द्वारा चट्टानों को भी तोड़ जाता है। ये रहे रासायनिक अपक्षय के कुछ, जो कि जैविक अपक्षय के कुछ पॉइंट है। ये जो सवाल रहा था दूसरा नंबर में 15 अंक में पूछा जाने वाला सवाल है, तो आप लोग 15 अंक में फोड़ कर आइएगा, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा गया सवाल है सेमेस्टर 1 में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जो कि दूसरा प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद अगला प्रश्न का उत्तर को भी हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा कि विस्फोट की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार की व्याख्या करना है। यानी विस्फोट की अवधि के आधार पर क्या करना है? ज्वालामुखी के प्रकार का व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये रहा हमारा उत्तर, और उत्तर जो है हमारा वो बोल रहा है ज्वालामुखी के उदार की अवधि और आवृत्ति की बात करें, यानी फ्रेक्वेंसी की बात करें तो हमारा आ जाएगा सक्रियता के आधार पर उन्हें मुख्यतः रूप से 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी, यानी परिभाषा के रूप में देखें तो वे ज्वालामुखी जिनमें हाल के अतीत में विस्फोट हुआ है। क्या है? हाल के अतीत में विस्फोट हुआ है और वर्तमान में सक्रिय है और भविष्य के लिए उदार की संभावना हो। उदाहरण स्वरूप देखें तो इटली का एक एटाना ज्वालामुखी है, और स्ट्रोम्बोली हवाई द्वीप पे मोना लोवा, और भारत के बेरन द्वीप है। ठीक है, दूसरा की बात करें तो प्रसुप्त और सुसुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो उसकी परिभाषा देखें तो हमारा ऐसे ज्वालामुखी जो वर्तमान समय में शांत हो लेकिन जिनमें अचानक कभी भी विस्फोट हो सकता है। क्या होता है? जिनमें अचानक कभी भी विस्फोट हो सकता है, उन्हें हम लोग प्रमुख बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखी माना जाता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो इटली के विसुवियास की बात करें, जापान के फ्यूजियामा और भारत के नारकोंडम। ठीक है, अब हमारा आ जाता है तीसरा ज्वालामुखी। तीसरा ज्वालामुखी आ जाता है हमारा क्या? शांत एवं मृत ज्वालामुखी। इसकी परिभाषा को देखें तो आप ज्वालामुखी पृथ्वी यानी ज्वालामुखी जो ऐतिहासिक काल में क्या है? शांत है। परिभाषा को देखें तो इसका क्या? ये ज्वालामुखी ऐतिहासिक काल में शांत है और भविष्य में जिनमें उदार के कोई भी संभावना नहीं है। इनके मुख्य में अक्सर झीलों का निर्माण क्या होता है। ठीक है, झीलों का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप देखें तो म्यांमार के माउंट पॉप हो जाएगा और ईरान के कोह सुल्तान का देवांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रहा आपका तीसरा ज्वालामुखी रहा, और ये जो ज्वालामुखी से रिलेटेड था वो हमारा प्रश्न जो तीसरा प्रश्न था उसका उत्तर ये हमारा रहा। ठीक है, अगर प्रश्न आप लोगों को समझ आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है हमारा? चौथा प्रश्न है कि महासागरीय धाराओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार कारकों की क्या विस्तार व्याख्या करना है। और जो महासागरीय धाराओं में निर्माण के लिए क्या करना है? जिम्मेदार कारकों की क्या करना? विस्तार को व्याख्या करना है। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा। ये रहा चौथा प्रश्न का उत्तर, और चौथा प्रश्न का उत्तर जो है हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा महासागरीय धाराएं, जो कि महासागर के जल के निरंतर और दिशात्मक गतियां से जो कि सतह पर 300 से 400 मीटर तक है। क्या है? 300 से 400 मीटर तक है। या गहरे समुद्र में क्या होता है? प्रवाहित होते हैं।
ये धाराएं पृथ्वी के तापमान और संतुलन और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण है। क्या होता है, महत्वपूर्ण है। महासागरीय धाराओं के निर्माण के प्रमुख कारकों को मुख्य रूप से जल संबंधित और आंतरिक और वायुमंडल संबंधित, बाहरी और पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित भागों को क्या करते हैं, विभाजित किया जाता है। अगला क्या है, महासागरीय धाराओं के निर्माण के मुख्य कारक। महासागरीय धाराओं के क्या निर्माण के मुख्य कारक, पहला हो जाएगा सनातनी अस्थायी पवने। क्या हो जाएगा, पहला सनातनी अस्थायी पवने। प्रभाव की बात करें तो हमारा सतही धाराओं के निर्माण के कारक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। क्या है, सतही धाराओं के निर्माण का एक क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है। विवरण की बात करें तो व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने महासागर के जलों के घर्षण को क्या करते हैं, निश्चित दिशा में आगे बढ़ाती है। क्या होती है, एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ाती है। और उदाहरण के लिए वो हमारा अटलांटिक प्रवाह को पछुआ पवने के लिए कारण पूर्व की ओर चलता है। अटलांटिक प्रवाह में पछुआ पवने के कारण क्या होता है, पूर्व की ओर चलता है। अगला हो जाएगा हमारा पृथ्वी और घूर्णन के कोरियोलिस बल के कारण। क्या हो जाएगा, कोरियोलिस बल के कारण। प्रभाव की बात करें तो धाराओं की दिशा में विक्षेपित करना होता है। और विवरण की बात करें तो पृथ्वी के पश्चिमी से पूर्व घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल में उत्पन्न होता है। और इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में धाराएं अपने दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर की ओर मुड़ जाती है। क्या होती है, बाएं ओर की ओर मुड़ जाती है। तीसरा आ जाएगा तापमान में भिन्नता आती है। तापमान में क्या आती है, भिन्नता। प्रभाव की बात करें तो गर्म और ठंडी धाराओं के लिए होता है। और विवरण की बात करें तो भूमध्य रेखा से सूर्य की किरणें सीधी पड़ने पर जल गर्म होकर क्या होती है, फैलती है और हल्का हो जाता है, जिससे जल का स्तर क्या होता है, ऊंचा हो जाता है। और यह जल ध्रुवों की ओर गर्म धारा के ओर रूप में बहता है, और जबकि ध्रुवों को ठंडा का व संघनन विषुवत रेखाओं की ओर आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट हमारा लवणता में अंतर। प्रभाव की बात करें तो हमारा आ जाएगा घनत्व की भिन्नता के कारण धाराओं का प्रभाव। ठीक है, ये आप लोग को देखिए, ये आप लोग को 15 अंक में पूछे जाने वाले सवाल। आप लोग को जितना समय आएगा उतना ही बनाना, ये नहीं कि जितना समझ आया उससे भी अधिक बना दिए, ज्यादा कॉपी भर के आ गए। तो ये सब कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका नंबर वहीं तक मिलेगा जहां तक आप सटीक जानते हैं। और सटीक सवाल का सटीक उत्तर देने का लिए सीखिए। ठीक है, कोई लिख रहा है 10 पन्ना 20 पन्ना तो उसका नहीं काम कीजिए। आप लोग 15 अंक का 3 ही पन्ना लिखिए, लेकिन सटीक में लिखिए और पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को समझ नहीं आएगा पॉइंट बाय पॉइंट कैसे लिखते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख लेंगे कि कॉपी बीए में सेमेस्टर में कॉपी कैसे लिखते हैं। वहां पर हम लोग बताएं कि कॉपी कैसे लिखते हैं। वहां पर जाके वीडियो देख लीजिए और एग्जामिनेशन हॉल में सेम टू सेम हूबहू वैसा करके आइए, आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा इसका विवरण। तो विवरण है हमारा उच्च लवणता वाला जल का अधिक संघनन होता है, इसलिए वह नीचे बैठता है और नीचे से कम लवणता वाले जल से ऊपर धकेलता है। जबकि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच जल धाराएं लवणता में अंतर के कारण चलती हैं। पांचवा हो जाएगा जल के घनत्व में अंतर। पांचवा क्या हो जाएगा, जल के घनत्व में अंतर। प्रभाव की बात करें तो थर्मोहेलाइन परिसंचरण आता है, जो कि यह गहरी समुद्राई की धाराएं हैं। विवरण की बात करें तो तापमान और लवणता दोनों से मिलकर जल के घनत्व को निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं, जल के घनत्व को निर्धारित करते हैं। और ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडा की ओर अधिक लवणता वाले पानी और अधिक घना होकर समुद्री की तली में बैठते हैं और गहरे महासागरीय धाराओं के लिए रूप में बहता है। छठी की बात करें तो हमारा तटीय संरचना आ जाता है, जो कि प्रभाव की बात करें तो धाराओं की दिशा को मोड़ता है। धाराओं की क्या करता है, दिशा को क्या करता है, मोड़ता है। विवरण की बात करें तो विवरण हो जाएगा जब कोई जल धारा तट से टकराती है तो वह तट रेखा के आकार के अनुसार अपनी दिशा क्या करती है, बदलती रहती है। उदाहरण के लिए बात करें तो ब्राजील का तट अटलांटिक दक्षिण और विषुवतीय धारा के लिए क्या होता है, दक्षिण की ओर मोड़ देता है। क्या होता है, दक्षिण की ओर मोड़ देता है। सातवां पॉइंट की बात करते हैं हमारा जो वाष्पीकरण के वर्षण, वाष्पीकरण और वर्षण। प्रभाव की बात करें तो जल के घनत्व और स्तर को क्या करते हैं, प्रभावित करना। विवरण की बात करें तो जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक, वर्षा कम होती है, वहां लवणता बढ़ जाती है, जिससे जल भारी होकर नीचे बैठता है और धारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। आठवां हो जाएगा हिम की पिघलना। आठवां क्या हो जाएगा, हिम की पिघलना। प्रभाव ठंडी धाराओं का निर्माण है। प्रभाव क्या है, ठंडी धाराओं का निर्माण है। विवरण की बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्रों में ग्लेशियर और हिम पिघलने से ठंडा और मीठा पानी और कम लवणता में समुद्र में आता है, जो ध्रुवों के दूर धारा को रूप में प्रभावित करता है। निष्कर्ष जो आ जाएगा हमारा, महासागरीय धाराएं हवा, पृथ्वी के घूर्णन और जल के भौतिक गुणों और तापमान, लवणता और घनत्व की बात करें के बीच में जटिल अतः क्रिया का परिणाम है। ये धाराएं जो केवल समुद्री पारिस्थितिकी को प्रभावित करती हैं।
बल्कि पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों के तापमान को भी नियंत्रित करने के लिए क्या तो महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। ये रहा चौथा प्रश्न का उत्तर, जो कि आप लोग को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ नहीं आया। ठीक है, आप लोग को रोक रोक कर देखना है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करते रहिए। अब हम लोग देखेंगे आज का इस वीडियो का अंतिम सवाल, जो कि हमारा पांचवा सवाल होने वाला है। अब हम लोग चौथे सवाल को देखेंगे। आप चलिए देखते हैं हमारा पांचवा सवाल क्या था और उसका उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो ये रहा हमारा पांचवा सवाल। अब पांचवा सवाल क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में भूवैज्ञानिक क्या है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में क्या भूवैज्ञानिक काल क्या है। चलिए देखते हैं हमारा उत्तर क्या होगा इसका। ये रहा हमारा पांचवा का सवाल और उत्तर जो हमारा ये रहा। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में विशेष प्राचीन भारतीय इतिहासकार सांस्कृतिक और पुरातात्विक निर्माण में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU वैज्ञानिक और इतिहासकारों के योगदान के अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत रहा है। BHU यानी बनारस हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी प्राचीन भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक पुरातत्व विभाग में भारतीय इतिहास को वैज्ञानिक के आधार पर प्रदान किया है। ठीक है, अब देखते हैं पुरातात्विक उत्खनन और खोजें किसने किए। तो पहला आ जाएगा हमारा राजघाट वाराणसी। क्या हो जाएगा, राजघाट वाराणसी। इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में राजघाट प्राचीन काशी का उत्खनन का वाराणसी को दुनिया का सबसे पुराने जीवित और शहरों में से एक पुरातात्विक प्रमाण में प्रस्तुत किया। दूसरा आ जाएगा अग्निवीर, जो कि मिर्जापुर में है, और पक्का कोट जो कि बलिया में। इन स्थलों का उत्खनन जो है मध्य गंगा घाटी के बस्तियों में क्रमिक विकास पर पता चला है। अगला आ जाएगा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें तो इसके अलावा अन्नाई वाराणसी में हो जाएगा, हाथीगंवा और अकता जैसे स्थल में BHU उत्खनन का भी कार्य किया है। दूसरा आ जाएगा हमारा प्राग ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल युग में अध्ययन, यानी नवपाषाण काल में संस्कृति की बात करें तो हमारा जो है इसके क्षेत्र में कृषि की शुरुआत और संचयों और मित्र भांड और पत्थर के औजारों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। ठीक है, दूसरा है हमारा पशु आधारित औजार, जो कि बिहार और उत्तर में प्रदेश में नवपाषाण कालीन स्थलों को प्राप्त हड्डी सिंगा और हाथी दांत के बने औजारों का अध्ययन किया गया था, जो इस समय तकनीकी के प्रगति पर दर्शाता है। तीसरा है पुरातात्विक धातु विज्ञान, जो कि लोह तकनीकी की बात करते हैं गंगा घाटी लोहे के उपयोग की शुरुआत, उसके विकास और व्यापक शोध रहा। धातु औजार की बात करें तो उत्खनन में प्राप्त तांबे और लोहे की वस्तुओं में तकनीकों को वैज्ञानिक अध्ययन रहा। चौथा हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक और इतिहास के पूर्ण निर्माण, जो कि वाराणसी के इतिहास में प्रोफेसर BP सिंह और अन्य विद्वानों के पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्राचीन काशी के सामाजिक और आर्थिक संस्कृति को जीवन में दस्तावेज के लिए क्या मिला, मिला। अभिलेख और सिक्के की बात करें तो हमारा हो जाएगा विभाग प्राचीन अभिलेखों द्वारा सिक्कों का अध्ययन एक राजनीतिक इतिहास के पूर्ण निर्माण का में योगदान रहा। पांचवा हो जाएगा पर्यावरण के सांस्कृतिक, यानी BHU के शोध में स्थापित किया गया है कैसे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण ने प्राचीन सभ्यताओं का आकार दिया है। उन्होंने गंगा घाटी के बस्तियों में उद्भव और जलवायु के संबंधित अध्ययन किया है। निष्कर्ष की बात करें तो BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक के पुरातात्विक विदों के केवल इन्हीं इतिहास को पढ़ाकर नहीं बल्कि उत्खनन और वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से इतिहास के खोजा है, और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को औपनिवेशिक दृष्टिकोण से मुक्त कर एक साक्ष्य आधारित किया है, वैज्ञानिक इतिहास का प्रदान। ये हमारा पांचवा प्रश्न का उत्तर, जो कि आपके लिए बेटर होगा। और आज के वीडियो में यहीं तक करने लेते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक और सवाल लाएंगे, जिसमें से 5 सवाल उसमें भी कराएंगे। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और 7 मई वाला पेपर में आप लोग फोड़ कर आइएगा। ठीक है, चलिए हम